think, Mr. Chairman, it's for two main reasons. One is the pressure on his family, who have been living every minute with him, and he did not want to put them through possibly months more. It was his judgment that for as long as he remained in Washington, he would be a target. Do you know of any other occasion on which the head of state of a friendly government has refused to cooperate with any of Her Majesty's envoys? None. You've never heard of this happening before? I have been in the Foreign Office for nearly 37 years, and this is the first time in my service. वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमारा पहला मैच था जिसमें हम जो है अच्छा नहीं कर सके, लेकिन जिस तरीके से हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कमबैक किया, होम टीम थी, फेवरेट टीम थी, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कमबैक किया, एक अच्छा मोमेंटम हमारे पास आ गया था। लेकिन जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ख़िलाफ़ खेले, वो एज ए टीम हमने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, जिसकी वजह से हमें वो दोनों मैच जो है वो लूज़ करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका में जो तैनात हैं बरतानवी सफ़ीर सर किम डेरेक, उनके हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया बुध के रोज़। ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, जो उनकी कुछ ईमेल्स थी वो लीक हुई। इतवार के रोज़ एक बरतानवी अखबार में ये ईमेल्स शाया हुई। इन ईमेल्स में उन्होंने बरतानवी वज़ारत ख़ारजा से अपने व्यूज़ थे वो शेयर किए हुए थे अमरीकी हुकूमत के हवाले से, और कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो नागवार गुज़रे अमरीकी हुकूमत को, और कुछ सख्त अल्फाज इसमें थे भी। नाअहल करार दिया था उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है उसको। और जब ये चीज़ें पब्लिक हुई, अखबार के ज़रिए से लोगों के सामने आई, पब्लिक में आई, तो इसके बाद जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में अपने गुस्से का भी इजहार किया और इस बात का ऐलान किया कि वो जो ये सफ़ीर हैं बरतानिया के, उनके साथ कोई ताल्लुक़ अब नहीं रखना चाहते। इस सारी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। क्या ये वाकई एक लीक थी या हैक का मामला था, और क्या अगर ये लीक भी थी तो इसको अखबार में लेके आना चाहिए था। साथ ही साथ हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नज़र डालेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि अब इतवार को फ़ाइनल खेला जा रहा है। अगरचे पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच चुकी है, लेकिन दो मजबूत टीमें न्यूजीलैंड की और यहाँ बरतानिया की अपनी टीम इस वक्त फ़ाइनल में मौजूद है। इतवार को खेला जाएगा। इस सारे मामले को भी देखेंगे। स्टूडियोज़ में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं राजा ज़ीशान, सिग्नेचर टॉक का बाकायदा हिस्सा हैं, मुस्तकिल हिस्सा हैं। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान, अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखना है जो बरतानवी सफ़ीर के इस्तीफ़े का मामला है और एक लीक के ज़रिए से जो उनकी ईमेल्स लीक हुई। तो ये क्या मामला आजकल चल रहा है? पाकिस्तान में वीडियो लीक हो गई, यहाँ पे ईमेल्स लीक हो गई। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बल्कि सिलसिला जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि प्राइवेसी की जो एक अहमियत पहले एक ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, हमने देखा है कि वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ कर दिया जाता है। बहरहाल ये मामला एक मुख्तलिफ है। होता कुछ इस तरह से है कि जो तमाम जो सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं, उन्होंने अपने ममालिक को रिपोर्ट पेश करनी होती है। ऑफकोर्स वो जिसमें वो फ्री होते हैं, वो अपनी जॉब का कर रहे होते हैं, जिस जगह पे वो काम कर रहे होते हैं वहाँ के मामलात जो हैं वो उन्होंने पहुँचाने होते हैं कि उनमें जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से हमने देखा है कि जो सर किम डेरेक हैं, इन्होंने जो एक 2017 से जो इनकी कुछ ईमेल्स थी वो डिस्क्लोज़ की गई और ये वाइट हाउस की जानिब से ही डिस्क्लोज़ की गई। अब ये एक जो कंटेंट की बात है, जैसे कि आपने इब्तदाई में भी बताया कि उसमें जो कंटेंट जो था वो कुछ मतलब कोई इतना हौसला अफजा नहीं था सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उन्होंने ये बात की कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बरतानवी जो इंटरेस्ट है उसको ये सामने नहीं रखते हैं। उन्होंने ये भी बात की कि उनकी कुछ अहलियत के हवाले से भी बात की। अब इसमें ये बात कहना कि शायद इससे मुफाद आमा जो अमेरिका के अपने हलकों की जानिब से ये बात की जा रही है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की अगेंस्ट बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये तमाम सफ़ीर जो है, हमने देखा है कि माजी में भी विकीलीक्स की जानिब से भी इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे अहमद शाहीन साहब हम कहते हैं वो डिस्क्लोज की जाती रही है। लेकिन अब यहाँ पे वही बात आ जाती है फंडामेंटल राइट्स की कि क्या एक एक्सटेंट क्या होता है प्राइवेसी का भी। अब इस मामले में आपकी अपनी बुक भी है प्राइवेसी इशूज़ के हवाले से जो और ये प्राइवेसी लॉस के ऊपर आप खासतौर पर जो इंटरनेट का जो
मवाद है उसके हवाले से आप काफ़ी नज़र भी रखते हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट भी है, आप काफ़ी चीज़ों को लेके चलते हैं इस हवाले से। ये जो सामने आई हैं चीज़ें अभी, कितना ज़रूरी था इनको, और ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट में थी इसको शाया कर देना? लीक्स तो चलें, वो भी मामला हमें देखना, बहरहाल ये लीक्स किस मकसद के तहत की गई, लेकिन फिर उसको अखबार में छाप देना, और ये इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में तो ये है, ठीक है। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ात के हवाले से बात की गई है और इस तरह से मामला जो हैं वो ये बताए गए हैं, ख़ासतौर पर देखिए एक जो अमेरिका में रहते हुए एक जो ब्रिटिश एम्बेसडर हैं उनकी जानिब से अगर ये बातें की गई हैं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो ये चीज़ है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इससे जो मुफाद आमा को कोई नुकसान है, क्या इससे जो कौमी सलामती है, जो मुल्क की सलामती जिसको कहना चाहिए, क्या वो उसको ख़तरा है? फिर दोनों ऐसा कुछ नहीं, लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात तो हैं ना, ताल्लुकात बिल्कुल हैं, और इसी तरह से ताल्लुकात खराब इस पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि माजी में इस तरह से बहुत सारे जो अमेरिकन एम्बेसडर्स यहाँ पे बरतानिया में रहे हैं उनकी जानिब से बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत हार्श वर्डिंग्स जो है वो यूज़ की जाती रही है। हमने देखा है कि जब वो एक्स्ट्राडिशन का मामला चल रहा था, जो एक ट्रीटी जो दोनों ममालिक ने साइन की थी ये आज से तकरीबन कुछ अर्सा कबल के, उसमें ये तय पाया था कि एक्स्ट्राडिशन के लॉ के तहत कि जो मुल्ज़मान हैं, तहवील मुल्ज़मान जिसे कहा जाता है, कि जो उनको एक से मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो हवालगी की जाती है, तो उसमें भी हमने देखा है कि बहुत सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल की गई थी उस वक्त के जो अमेरिकन एम्बेसडर है। तो ये बहरहाल हर एक का अपना राइट। हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे हैं उन्होंने जो उनका इस्तीफ़ा सामने आया, उन्होंने बहुत नागवारी का मुजाहरा किया, उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी जॉब कर रहे थे, उनको इस तरह से एक प्रेशराइज उनको इस तरह से करना, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप, देखिए जहाँ पे एक सफ़ीर रह रहे होते हैं, अगर वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो ये एक डिस्प्लेयर शो कर देते हैं तो उनके लिए काम करना यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बात में ये पहलू भी है कि जो सफ़ीर की जानिब से जितने भी मरासले थे और जो ख़तो किताबत थी वो तो खुफिया थी, लीक बाद में हुई, और वो उसमें जिस तरह से वो कंफर्टेबल थे अपनी राय को जाहिर करने के लिए और ताकि ट्रू पिक्चर जो है वो दिखा सकें यहाँ मौजूद वजारत ख़ारजा को। लेकिन अमरीकी सदर ने तो पब्लिकली ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जो सफ़ीर की जानिब से वो अल्फाज पब्लिक यूज़ के लिए तो नहीं थे, ये तो बाद में लीक हुआ, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भी इस तरह के ट्वीट्स उनकी तरफ से जो सामने आते रहे हैं, बयानात वो दे देते हैं, मीडिया पर बैठ के इस तरह की बातें कर देते हैं, इस मामले को कैसे देखें? अच्छा, सब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि सबसे पहले तो ये खोज लगाना चाहिए कि आखिर उसमें खैर इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है उसमें, कि ये डिस्क्लोज किसने किया है। डिस्क्लोज यकीनन वही करेगा कि जिसके मुफाद में है, ठीक है। अब अगर सारे सिनेरियो में हम देखते हैं तो कोई अमेरिकन अथॉरिटी में से कोई ना कोई ऐसी इंडिविजुअल कोई बॉडी जो है वो इस पर वो शामिल हो सकती है, मुलविस हो सकती है कि जिसने इसको डिस्क्लोज किया है, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि अब रद्द अमल की तरफ आप आइए, ठीक है, अगर ये बात की गई थी, सदर ट्रंप जो है वो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो इसको ये कह देते कि ये तो ममालिक के अपनी अंदरूनी एक राय है, ये डिस्क्लोज की गई है, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल सदर डोनाल्ड ट्रंप का हम सब जानते हैं उनका मिजाज ऐसा नहीं है, वो बहुत डंके की चोट के ऊपर बात करते हैं, और उन्होंने भी फिर बरमला इजहार किया, और उन्होंने भी जो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। दूसरी जानिब हमने देखा है कि जो उनकी तरफ से रिज़ाइन किया गया उसकी सबसे बड़ी एक वजह थी वो ये थी कि जो बोरिस जॉनसन जो अब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल और उनके साथ जो जर्मी हंट हैं वो भी हैं, अब जब एक डिबेट सामने की गई दोनों के दरमियान और उस इशू को जब ये वहाँ पे रेस किया गया तो उन्होंने वहाँ पे इनकी हमायत करने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने ये बात की कि जी मैं इसलिए इस मामले में मैं समझता हूँ कि ये जो सफ़ीर हैं उनको हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल मैटर्स की जानिब, जबकि दूसरी जानिब सिविल सर्वेंट है। ने तकरीबन 6 बार पूछा ये सवाल उनसे, एब्सोल्युटली, और जर्मी हंट जो है उन्होंने तो बल्कि बाकायदा उनकी हमायत भी की, उन्होंने तो वहाँ पे ये भी बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो देखिए जो एम्बेसडर वहाँ पर मौजूद है वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो ये बात की जा रही है कि सबसे बड़ी जो एक उनके रेजिग्नेशन की वजह थी क्योंकि इस डिबेट के अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन कुछ लोग जो हामी हैं बोरिस जॉनसन के वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा पहले से तैयार था, डिबेट से पहले तैयार था और ये बाद में उन्होंने अनाउंस किया। बहरहाल ये तो अब हर एक की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी जो फेलियर सामने आया है वो इंतज़ामिया की आपस की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें सामने आया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब ऑलरेडी एक मामला चल रहा है कि वज़ारत उज़्मा की दौड़ जो है वो शामिल है और सब लोग जैसे कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो वो पब्लिकली अनाउंस करके गए हैं कि बोरिस जॉनसन के हवाले से उन्होंने हमाश का ऐलान किया है, थेरेसा मे के हवाले से उनकी जो कुछ वर्डिंग्स है वो हम सबके सामने और मौजूदा ये जो मामला इसमें भी उन्होंने सफ़ीर के साथ साथ फिर थेरेसा मे के ऊपर उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया और इस हवाले से हालांकि कोई लिंक नहीं बनता था थेरेसा मे को इस मामले में दोबारा से ड्रैग करने का। डोनाल्ड ट्रंप देखिए उन एक बहुत आपको
फ़र्क महसूस होता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और अगर हम साबका सदूर का कुछ अगर हम ये आपस में एक कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं और वो दूसरे ममालिक के इंटरनल अफेयर्स पे भी बात करना शुरू कर देते हैं। वो हमने देखा है, वो कभी वो जो मेयर ऑफ लंदन सादिक खान के हवाले से बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं, दूसरे ममालिक के अब जो सफ़ीर अपॉइंट किए गए हैं, इसमें सबसे बड़ी एक जो क्वेश्चन सामने आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्या आया उनकी ये अथॉरिटी भी है कि नहीं है कि वो क्वेश्चन कर सकें कि एक जो दूसरे मुल्क के सफ़ीर हैं उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से। अब ये जैसे कि हमने इब्तदाई में भी अपने मोन्टाज में भी दिखाया कि जिसमें उन्होंने ये बात की कि मैंने 37 साल तक सर्विस में मैं रहा हूँ। अब एक शख्स जो कितने सीनियर लेवल पे कितने अरसे से वो डिप्लोमेसी के मैदान में हो, अगर इस तरह से उन्होंने एक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है, उसको अगर डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो पहले तो आप जो कमेटी आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है आप उन लोगों को पकड़े कि जिन्होंने ये इसको लीक किया है, डिस्क्लोज किया है, बजाय कि आप अटैक करते हैं कि उस सफ़ीरों पर इस हवाले से। तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी कुछ देर कबल आपने बाद में कहा कि आपके ख्याल में हो सकता है अमेरिकन अथॉरिटीज़ में से ही किसी के हाथ ये चीज़ें लगी और उसने इसको डिस्क्लोज किया है। बिल्कुल ऐसे है। देखिए अच्छा, लेकिन मैं अपना सवाल पूरा कर दूं। चूँकि सफारती हवाले से ये बात थी और एक बरतानवी सफारतकार की जानिब से यहाँ पे वजारत ख़ारजा को दी जा रही थी, अगर उनके हाथ इंफॉर्मेशन लग भी गई तो क्या कितना ये मुमकिन है कि उनके हाथ सबसे पहले तो कि ये इंफॉर्मेशन लग सके किसी भी थर्ड पर्सन, चाहे वो अमेरिकन इंटेलिजेंस हो या कोई भी हो, क्योंकि बहरहाल इसमें चले अभी ये कुछ हिस्से शाया हुए हैं, दूसरे हिस्से हो सकता है बरतानवी सलामती के अमूर के मुतल्लिक भी हों, तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन भी किसी तीसरे बंदे के हाथ लग सकती है। एब्सोल्युटली देखिए ये तो एक संजीदा नौयत का बिल्कुल है क्योंकि ये जो मेमोज है, डिप्लोमेटिक मेमोज जो हैं, ये इसमें ये सिर्फ उनकी ज़ात के हवाले से नहीं है, इसमें फिर बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें होंगी जिनको यकीनन हमने पहले भी जो जिक्र किया कि जैसे विकीलीक्स ने भी डिस्क्लोज किया था कि बहुत सारे अंदरूनी मामलात भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसने डिस्क्लोज किया है तो ये तो सिर्फ एक चेन है जो उन्होंने की है, इसको डिस्क्लोज किया है। बहुत सारे दूसरे मामलात अभी ऐसे भी होंगे कि फिर जिनको शायद वो अभी यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्लोज जिनको किया जाएगा आने वाले वक्तों में। अच्छा, एक और इसमें महमूद शाहीन साहब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर तो ये खुलम खुला किसी इदारे की जानिब से की जाती है, अगर किसी जैसे सहाफ़ती तंजीम या किसी जैसे विकीलीक्स की जानिब से की गई, बहुत सारे लोग विकीलीक्स के हक में निकल आए, उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर इसमें की गई है तो कोई कदगन लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें बात यह है कि इसमें अभी तक कुछ पता नहीं कि ये लीक किसने की, क्योंकि ये तो प्रेस की जानिब से ईमेल में जिस तरह से स्ट्रेट अवे ये लीक की गई है, और इसमें अब जो एक डिस्क्लोज करने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो मंजर आम पर नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अथॉरिटीज़ पर जो है वो क्वेश्चन करते हैं। वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हो सकता है कि उनकी अपनी मंशा हो कि इसको डिस्क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि उनको वो हमेशा ये महसूस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये उनकी ज़ात के हवाले से जो चीज़ें हैं वो महसूस ये करते हैं और ये वो उनको पसंद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उनको आगे सामने लाया भी जाए, मीडिया में भी लाया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके ख्याल में ये लीक ही है अभी तक या कोई हैकिंग का मामला भी हो सकता है? हैकिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि वजह ये है कि इसमें जिस वही बात आ जाती है कि अभी तक कोई सामने जो नाम है वो नहीं आया है, वो भी बात हो सकती है। देखिए मुख्तलिफ अब ये लेकिन अगर तो वाकई अगर हैकिंग का मामला भी हुआ फिर तो ये और ज़्यादा संजीदा मामला हो जाता है कि किस तरह से एक सफारतकार की मेल्स तक रसाई हासिल होगी किसी ऐसे बंदे को जो उसकी अथॉरिटी नहीं रखता था। और क्या आपके ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जाए? अभी तो चूंकि सिर्फ इस हवाले से हो रही हैं जो उसमें कि ये लीक्स किसने की हैं, लेकिन अगर इसमें आइंदा आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि कोई हिंट मिलता है कि जिसमें हैकिंग के हवाले से भी मिलता है, तो फिर तो ये बहुत सीरियस मसला है और इसका क्या मज़ीद दायराकार बढ़ाया जा सकता है ये देखने के लिए कि और कौन से ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो इससे मुतासिर हो रही हैं? बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो मज़ीद उसका दायराकार बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि वजह ये देखिए ये डिप्लोमेटिक लेवल पे, और आप इमेजिन कीजिए ये कोई यहाँ पे छोटे ममालिक नहीं है, ये दो बड़े ममालिक की हम बात कर रहे हैं, या अमेरिका की और हम यहाँ पे बरतानिया की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनन जो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो जो एजेंसीज़ हैं, अब उनका अब किरदार जो है अब यहाँ पर शुरू होगा कि वो खोज लगाएँ कि आखिर आफ्टर ऑल इसमें जो पस्से पर्दा हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं। और मैं एक और बात है इसमें शाहीन साहब, देखिए अगर तो ये इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो भी बात सामने आती है, क्योंकि अगर ये किसी हैकर की जानिब से है तो वो तो अब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बात चीज़ सामने आ जाएगी,
लेकिन अगर इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि ये किस तरह से लीक की गई है, तो इसमें फिर बहुत सारे ऐसे अवामी शामिल हैं कि जिनको शायद जो हुकूमती सतह पर जिसको डील कहा जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है कि वो हो जाएगा कि इसमें कुछ बहुत सारे नाम भी ऐसे आ जाएंगे कि जो मैं नहीं समझता कि हुकूमतें चाहेंगी कि वो मंजर आम पर आएँ। देखिए एक और बात है अहमद शाहीन साहब कि देखिए जब अवाम के मिजाज की बात करते हैं तो उनके इंटरेस्ट की तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पहले भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात की है, लेकिन राइट टू नो की भी जो बात की जाती है कि क्या ये अवाम की जानिब से क्या ये राइट टू नो है भी या नहीं है, तो ये इसमें मैं समझता हूँ वो वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये एक माइनर सी चीज़ थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की, लोग पस पर्दा क्या लोग उनके, अब हमने देखा टॉक शोज में, हम यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ज़ात में जो एक चीज़ हमने महसूस की है कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उनको ये पसंद नहीं है कि उन पर तनकीद की जाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो अगले दिन वो जाके एक वो सर्टिफिकेट उठा कर ले आए, उन्होंने कहा कि ये मेरा टेस्ट हुआ है और मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हूँ, मेंटली परफेक्टली साउंड है। तो बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा इन किस किस्म के मामला जो है वो इनको बहुत उजागर करना चाहते हैं, लेकिन हालांकि बरतानिया और जो अमेरिका है उनके ताल्लुकात कभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए किसी भी हवाले से। बरतानिया और अमेरिका एक पेज पे रहे हैं बहुत से आलमी हवालों से भी, और जो पूरी दुनिया भर में जो अहम इश्यूज़ होते हैं उसमें बरतानिया और अमेरिका दोनों। लेकिन बगैर सोचे समझे क्या आपके ख्याल में, जैसे वो हम ट्रंप के रवैये के हवाले से, ट्रंप के रवैये के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा एक ट्वीट कर दिया जो ना सिर्फ एक सफ़ीर के ख़िलाफ़ था बल्कि उसमें फिर बरतानवी हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने बात की। देखिए इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर किम जारक जो हैं उन्होंने ये बात की कि मतलब वो अब ज़ाहिर खुल के बात नहीं कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में, लेकिन अगर आप देखें सारे सिनेरियो में तो जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा हर्ट की है वो उनको ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने बात की है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये अब डिस्क्लोज की गई है तो यकीन से इसमें सारे सिनेरियो में फूल तो उन पर नहीं बरसाए जाएंगे। उनको जो हर्ट किया है वो बोरिस जॉनसन की जानिब से जो रवैया था अपनाया गया है, उसकी वजह से उन्होंने ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन। क्योंकि देखिए वजह यह है कि जब आपका आने वाला एक सरबराह है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नंबर्स की गेम है उसमें बोरिस जॉनसन बहुत आगे हैं, काफ़ी आगे हैं, और उसमें अगर वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो है उनके अपने बहुत सारे मफादात हैं, जैसे कि जेमी कॉर्बन जो कि अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी एक बात की, उनका जो एग्जैक्ट फिक्र है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उन्होंने ये बात की है कि जॉनसन वांट्स ए स्वीट हार्ट ट्रेड डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बात यह है कि उनके अपने मुफादात हैं, वो इसमें देख रहे हैं कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना डिस्प्लेयर जो है वो शो कर चुके हैं सफ़ीर साहब के हवाले से, तो उसमें उन्होंने उसी लाइन को फॉलो किया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसमें एक जो सबसे ज़्यादा एक ऐसा पहलू जिसे पसंद नहीं किया जा रहा है, जिसमें अभी से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद की जो गाइडलाइंस होंगी उनको ही ये फॉलो करेंगे। यानी ये बात की जा रही है कि शायद जो बोरिस जॉनसन जो है वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप की होगी, अगर इनके अपने भी मामलात होते हैं। अगर अब जब जैसे सफ़ीरों की कोई ये मैं इसको ये इस्तीफे से ज़्यादा हम इसको ये कह सकते हैं कि ये उनको बरतरफ किया गया है, क्योंकि अगर एक जो सपोर्ट का एलिमेंट ना हो तो एब्सोल्युटली एतमाद का एलिमेंट ना हो। निशान इस बात को और बढ़ाएंगे, एक दो और पहलू हैं उनकी तरफ मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर को शरीक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। मेरा इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो लेकिन एक जनरली मेरा एक पॉइंट है कि जी अगर किसी की रिस्पेक्ट, किसी के डिग्निटी और किसी के अगर मफाद के खिलाफ कोई बात जाती हो तो बहुत सारे लोग इस तरह की कुर्बानियाँ देते हैं, जैसे सईदा वारसी ने रिज़ाइन किया था, और इसी तरीके से मतलब कुर्बानी देनी चाहिए। हमारे बहुत सारे एमपीज़ हैं, अगर कोई ऐसी बात होती है जो कि मुसलमानों के मफाद के खिलाफ है और पार्लियामेंट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुसलमानों को, तो फिर आपको उस ऑनेस्ट होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि चलें। आपने इससे जुड़े हुए ही एक मामले की तरफ इशारा किया, बिल्कुल ठीक, आपने अपनी राय का इजहार किया। अच्छा ज़ीशान, आपने अभी जो बात की कि उनको सपोर्ट का यकीन दिलाया गया था, और जो आपने कहा कि उनको बरतरफ कहना हमें ज़्यादा होगा कि उनको मजबूर कर दिया गया कि इस्तीफ़े के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। यही बात जैसे आपने जेरेमी कॉर्बन साहब के हवाले से की, जेरेमी हंट भी जो हंट हैं वो भी उन्होंने इसी हवाले से कहा, और इसको कहा कि ये ब्लैक डे है ब्रिटिश डिप्लोमेसी के लिए कि वो अपने एक सफारतकार को, अपने जो सफारतकार हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ का यकीन नहीं दिला सके, उसको
स्पोर्ट नहीं दिखा सके, पब्लिकली शो नहीं कर सके। तो बरतानिया हमेशा से डिप्लोमेसी के मैदान में एक मिसाल रहा है। ब्रिटिश डिप्लोमेसी तो पढ़ाई जाती है, इवन कई ममालिक में निसाब में भी पढ़ाई जाती है। तो क्या वाकई ये जो जर्मी हंट ने अपना ये कमेंट किया है कि ये इट्स अ डिफीट, तो आप समझते हैं कि ऐसा ही है बरतानवी सफारतकारी के हवाले से एक मुकम्मल शिकस्त है? देखिए, बरतानिया बुनियादी तौर पे हम सब जानते हैं कि यहाँ पे रस्म व रवाज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं वो हमेशा से फॉलो की जाती रही हैं। ये भी एक रवाज का हिस्सा है कि जिसमें ये सफ़ीर साहब जो हैं अगर वो दूसरे मुल्क में गए हों और क्योंकि वो अपना एक कल्चर साथ लेकर जाते हैं। अब हर वो बरतानिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत अरसे से वहाँ पे जो बरतानवी शहरी मौजूद हैं वो उनसे बहुत खुश हैं और इनके इस्तीफे के बाद वहाँ पे बहुत एहतजाज किया गया है। ये बात की गई है कि उनको दोबारा उनको मजबूर किया जाए कि वो वापस आए वहाँ पे। तो अब एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपनी जॉब में बहुत अच्छे हो, अगर कोई शख्स जो है वो अपने मुल्क के प्रोटेक्ट जो इंटरेस्ट है उनको ठीक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर हुकूमती सतह पर उनको कोई सपोर्ट इस तरह से ना मिल रही हो, क्योंकि थेरेसा मे की सपोर्ट को तो उन्होंने इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देना मुनासिब समझी क्योंकि वो तो जा रही है। ठीक है, अब वो तो जा रही है। अब थेरेसा मे ने बहरहाल के उन्होंने बहुत खिराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या जाना जो है, जैसे जर्मी हंट ने भी बात की है कि एक ये ब्लैक डे है। अगर डिप्लोमेसी की एक तारीख भी हम उठा के देखते हैं तो ऐसा कभी नहीं, हमें इस तरह की नज़रियात जो है वो नहीं मिलते हैं, खासतौर पर इन ममालिक के लेवल पे अगर हम बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पहलू है कि जिसका हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको जिस तरह से बोरिस जॉनसन ये एक हमायत का ऐलान दिला रहे हैं कि आपने मुझे सपोर्ट किया है और इन रिटर्न ये जिस तरह से आपकी मंशा है मैं उसी मंशा के मुताबिक जो है वो अपने तमाम मामलात को लेकर चलूँगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो कुछ बहुत सारे जो एजेंसियाँ हैं यहाँ की, जो बहुत सारे ऐसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि जो दरमियान में इन्वॉल्व हैं यहाँ हुकूमतों में, वो यकीनन इस नुक्ते को आगे लेके ज़रूर चलेंगे, क्योंकि बरतानिया में ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे मसाइल का सामना हुकूमती सतह पर जो है वो किया जा रहा है। जैसे ब्रेक्सिट सर फहरिस्त है। अब इसी तरह से हमने देखा है कि ब्रेक्सिट के मामले को जो जिसका इशारा जर्मी कॉर्बन कर रहे हैं कि जो स्वीट हार्ट डील की बात करें, स्वीट हार्ट ट्रेड डील की बात करें बोरिस जॉनसन और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बोरिस जॉनसन जानते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो यूरोप की जानिब से तो उनको प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। उनको जो अगर कोई एक जो सेवियर मिल सकता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ही मिल सकता है। यही वजह है कि वो अमेरिका को जो है वो नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ज़िशान, क्या वाकई अमेरिका रेस्क्यू करने आएगा? देखिए, ये अब एक आई थिंक ये एक ऐसा जो आपने बात की है हर मुल्क के हवाले से बात अब की जा रही है। सर ये सिर्फ एक कमी रह गई थी कि हमें बरतानिया के हवाले से कभी ये सुनने को नहीं मिला था कि अमेरिका रेस्क्यू करने यहाँ पर भी आएगा। तो अब ये अगर सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो है वो खुद तस्लीम करते हैं कि अमेरिका जो है वो एक सेवियर का किरदार उनके लिए करेगा। और बरतानिया में अब ये जो सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि बोरिस जॉनसन की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और मैं समझता हूँ कि देखिए ज़ाती कोऑर्डिनेशन होना एक बहुत अच्छी बात है। अगर सरबराहान के दौरान इससे ममालिक को फायदा होता है। लेकिन अब लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि अगर आप अपने जो प्लेयर्स हैं अगर आप उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अगर आप उनको अधूरा छोड़ देंगे तो उसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे वो कैप्टन को ही होता है। तो अब गो के अब वो अभी फिलहाल तो अभी वो एक उनका जो सारा ये मामला है ये पाइपलाइन में है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये 21 जुलाई को हमें पता चल जाएगा कि वजारत उज़्मा की नशिस्त पर कौन जो है वो बैठता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनको आगे जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, बतौर वज़ीर आज़म उनको बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा कि वहाँ पे उनको अपने प्लेयर्स के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस पोजीशन पे आज थेरेसा मे है उनके साथ, मैं समझता हूं कि वही पोजीशन उनको अपनानी पड़ेगी, रिगार्डलेस ऑफ एनी ट्रेड डील, रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स। और नेशनल इंटरेस्ट जो है यकीनी तौर पे उसको सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम बात कर रहे थे जो बरतानवी सफ़ीर हैं अमेरिका में तैनात सर किम डेरेक, वो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है और इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो आखिर क्या पूरा सिनेरियो था जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो एक नज़र डालेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस का भी कुछ जायज़ा लेंगे। हमारे साथ दीगर मेहमानान भी मौजूद होंगे, उनसे इस पूरे जो वर्ल्ड कप है उसके हवाले से और ख़ासतौर पर जो फ़ाइनल होने जा रहा है इतवार के रोज़, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे कि दोनों टीमें पहली दफ़ा पहुँची हैं, बरतानिया की टीम भी और न्यूजीलैंड की टीम भी। तो ये जो वर्ल्ड कप है कौन इसमें फेवरेट है? दोनों टीमें यकीनी तौर पे मजबूत हैं, मजबूत हरीफों को पहुंचा के पहुंची हैं। हमारे साथ रहिएगा, आपकी खिदमत में आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदेद।
नाज़रीन, अब हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसका फ़ाइनल होने जा रहा है इस इतवार को, और दोनों टीम्स जो हैं फ़ाइनल में पहुंच चुकी हैं, न्यूजीलैंड की भी और इंग्लैंड की भी। बहुत अच्छे अंदाज से ये वर्ल्ड कप चला। इंग्लैंड और वेल्स में इसका इनेकाद हो रहा था, अगरचे कुछ मैचेस थे जो बारिश की वजह से मुतासिर भी हुए, उसके ऊपर बहुत सी बातें भी हुई। कुछ इस हवाले से भी बात कर लेंगे, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को भी देख लेंगे, और थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि किस तरह से जो दोनों टीमें अब फाइनल में पहुंची हैं उनमें से कौन ज़्यादा फेवरेट है, और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो अब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फातेह जो है वो कौन करार पाएगा। राजा ज़ीशान साहब यहाँ पे स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, हमने देखा इस हवाले से ये जो पूरा वर्ल्ड कप का एक माहौल था उसमें था, आप समझते हैं ये जो फाइनल होने जा रहा है इस इतवार को, बरतानिया अपनी सरजमीन पर अपना पहला जो वर्ल्ड कप है वो टाइटल जीतने में कामयाब होगा? जीतना चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो थ्रू आउट हमने देखा है कि वो पिछले चंद एक उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने। फिर दूसरा ये है कि एक होम एडवांटेज भी उनको है, और अब जो वर्ल्ड कप की हम तारीख भी कुछ खास तौर पर रिसेंटली हम देखते हैं। ज़ीशान, बात को कंटिन्यू कर लेंगे। मोहसिन हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के मायानाज टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर। सर, क्या देख रहे हैं आप, ये जो अभी फाइनल होने जा रहा है इतवार को, दोनों टीम्स अच्छा खेल के आई हैं, इनमें से आपके ख्याल में फेवरेट कौन सी है? पहले तो मेरी तरफ से आपको सारे आपको देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आप थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। जी, मैं ये कहूँगा इसके फाइनल के लिए कि आई थिंक इंग्लैंड ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, उनके थोड़े अप्स एंड डाउन हुए हैं, लेकिन उनकी टीम भी काफ़ी बैलेंस टीम है। प्रॉबेबली अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन वाइज सबसे बेहतरीन टीम है टूर्नामेंट की, लेकिन ऑन द डे परफॉर्म कितना होता है, कैसा होता है, वो बड़ा डिपेंड करता है। बिकॉज ये टेस्ट मैच तो है नहीं कि आप पहला दिन खराब गया तो दूसरे दिन कम बैक कर दें। हालांकि 50 ओवर्स की काफ़ी लंबी क्रिकेट होती है, इसमें आपको कम बैक्स भी होते हैं। अगर आपकी शुरू के पोर्शन खराब गया तो आप वापस वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देन अगेन इट्स ओनली अ डेज जॉब। न्यूजीलैंड दूसरी तरफ बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आई है, बल्कि उन्होंने सेमीफाइनल तो अपना, और उससे पहले भी जो मैचेस जीते हैं, तो आई थिंक दोनों जो टीम है फाइनल में आई है, डिजर्व करती हुई आई है। जहाँ तक फेवरेट का ताल्लुक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ क्रिकेटर मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, नो डाउट 50 ओवर्स की क्रिकेट काफ़ी लंबी होती है, ऑल टुगेदर 100 ओवर्स की। ऐसे हो कि एक अच्छा दिन निकले और पूरे दिन की क्रिकेट हो, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट के कौन। अब इंग्लैंड आप देखिए कि कितना अच्छा खेली पिछले सेमीफाइनल में, लेकिन उससे पहले कुछ मैच यही टीम बहुत खराब खेली। न्यूजीलैंड कुछ मैच बहुत खराब खेली, कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग खेली। तो देखना है ये है कि ऑन द डे मेन चीज जो है वो क्या है कि देखिए, जब आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं या आप लेट्स से 5 वनडे की सीरीज खेल रहे होते हैं, आप पहला मैच हार जाएं या आप पूरी सीरीज भी 2-3 हार जाएं, यानी कि 2 मैचेस जीते और 3 हार जाएं, तो आप कहते चले हम 2 जीत गए 3 हार गए। लेकिन जो ये कप मैचेस होते हैं, चैंपियनशिप मैचेस होते हैं, ये ऑन द डे और जो कप का प्रेशर होता है, ये बहुत काउंट करेगा कि कौन सी टीम प्रेशर को ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी फाइटिंग टीम है, इंग्लैंड का बैलेंस बहुत अच्छा है टीम का। तो अब ये देखना है कि फाइनल के दिन इस वर्ल्ड कप का प्रेशर, दोनों ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है न्यूजीलैंड का, ये तो बहुत ही एक वो बात है जो फाइनल में पहुंचे है। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है, गो के ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत एक मिला जुला सा रहा है। तो आप हमारी क्रिकेट टीम जो जिसने आगाज किया इस वर्ल्ड कप का, तो 10 मैच हम हार के आ रहे थे, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हमारा आगाज था वो सबके सामने है। और आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम जो है, जिसने बाद में 5 फतुहात हासिल की, जिसमें 4 कंसेक्यूटिव मैच भी शामिल थे, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर मौका मिल जाता न्यूजीलैंड की जगह सेमीफाइनल खेलने के लिए, तो सूरत हाल क्या हमारे हक में, हमारे कितने चांसेस थे इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ वर्ल्ड कप पीटीपी के लिए, तो मैं ये शुरू में वर्ल्ड कप के शुरू में कह रहा था कि हर अच्छी टीम ये कोशिश करेगी कि शुरू के 4-5 मैचेस में से, जैसे अगर 5 मैचेस है तो उसमें 4 जरूर जीते, कि बाद में अगर कोई नुकसान पहुंचे तो उसका ये ना हो कि पता लगा आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। और हम शुरुआत हमने अच्छी नहीं की। देखिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने बहुत ही 3rd क्लास क्रिकेट खेली, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच बिल्कुल जीत सकते थे वो हमने अपने हाथ से जाने दिया।
मैं पोटेंशियली शुरू से कह रहा था कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम है, इसकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, स्पिन अटैक भी अच्छा है, बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है और एक्सपीरियंस के साथ यंग लड़के भी हैं, तो पोटेंशियल है पूरा, लेकिन पोटेंशियल पे खेलना बहुत जरूरी है। और अगर हम शुरू से अपने पोटेंशियल पे खेलते और अगर कोई ये एक्सक्यूज दे कि बारिश का, देखिए अब इंग्लैंड में जब कोई भी क्रिकेट खेलने जाता है तो बारिश ना हो अगर 10 दिन लगातार तो बड़ी अजीब सी बात होती है। तो ये चीज दिमाग में रखना पड़ती है कि हम रन रेट शुरू में किस तरह अपना ऊपर करके रखने के बाद में अगर कोई ऊंच नीच हो तो हमारा यहाँ कवर हो जाए, जिसको न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। तो आई थिंक ये टेक्निकल चीजें होती हैं जो खेल, और आपको पता है क्रिकेट एक टेक्निकलिटीज के हिसाब से ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। तो ये काम होता है टेक्निकल चीजों का ख्याल रखना। अगर हम चीजों का ख्याल रखते और अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलते तो आप यकीन कीजिए, मैं शुरू से एक बात कह रहा था कि नॉट ओनली कमिंग टू द फाइनल बट हमारी टीम इस काबिल है कि हम इवन ये चैंपियनशिप जीत सकते हैं, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन हमने सॉरी टू से हम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेले और टेक्निकलिटीज का हमने ख्याल नहीं रखा। अच्छा मोहसिन साहब, पाकिस्तानी टीम अमूमन कुछ तनाज़ात का भी शिकार रहती है। यहाँ पे जो वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने देखा, अगरचे ये तो हम हर मैच हारने पे पाकिस्तानी टीम पे देखते हैं बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच हारा उससे मैच से कबल की कुछ वीडियोस भी सामने आई ग्राउंड से बाहर की एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो ये क्या रवैया है पाकिस्तानी शायकीन का कि जब भी वो हारते हैं, हमारी टीम हार रही होती है या हारती है, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा तनकीदी पोस्ट और तनकीदी तबसरे शुरू हो जाते हैं? जरा प्लीज अपनी आखिरी बात जरा रिपीट कीजिएगा, थोड़ा जोर से बोलीजिएगा। सर, ये जो तबसरे शुरू हो जाते हैं किसी भी हार पे पाकिस्तानी टीम के ऊपर, इस हवाले से बता दीजिएगा ये रवैया पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट हैं कितनी हद तक दुरुस्त है? देखिए, जहाँ तक शायकीन का सवाल है, मैं उसके लिए अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊं, यही शायकीन है जो आपको स्टार बनाते हैं, सुपरस्टार बनाते हैं। और जब हम अगर देखिए, मैं ऑनेस्टली बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी टीम लड़के हारे, हमारे पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या आपकी उधर इंग्लैंड में हो या दुनिया में जहाँ पे भी हो, जब वो देखेंगे कि हमारी टीम लड़के हारी है और बस एक बैड लक हो गई जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाए कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे और शायकीन उस पर एतराज करेंगे तो वो बिल्कुल बनता है। इसलिए मैं जब क्रिकेट खेल रहा था और जब मैं कोच था तो मैं इस बात का ख्याल रखता था कि भाई यही लोग हैं जो हम अच्छी तरह क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी खूब तारीफें करते हैं, हमें स्टार बनाते हैं, सुपरस्टार बनाते हैं। तो जब हम खराब क्रिकेट खेलेंगे तो उनका हक बनता है कि देखिए वो उस पर अफसोस भी करें या अपना अफसोस जाहिर करें। कुछ लोग ज्यादा जाहिर कर देते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तानी चाहे वो इंग्लैंड में हो या यूके में हो या कहीं भी दुनिया में हो, यहाँ पाकिस्तान के अलावा सबको बहुत अफसोस है और सब उम्मीद कर रहे थे कि हम, और मैं इस चीज में और बिलीव नहीं करता, कहता जाऊँ कि सेमीफाइनल में तो पहुंच जाते। क्यों भाई सेमीफाइनल में क्यों पहुंच जाते? हम फाइनल में पहुंच के वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीतते? मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। और जब मैं अपनी कोच भी था अपनी टीम के साथ तो मैं अपने प्लेयर्स को ही कहता था कि वी हैव टू प्ले लाइक चैंपियंस। हमें नंबर 2 नहीं बनना, हमें नंबर 1 बनना है। तो और जिसकी वजह से आप देखिए हमने इंग्लैंड का जो व्हाइट वॉश किया था भारत, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आई बिलीव इन फर्मली इन वन थिंग कि हमारी टीम इस काबिल थी, हम चैंपियनशिप जीत सकते थे। और अगर शायकीन का उसमें कोई अफसोस है, नाराजगी आ रही है, तो इसलिए आ रही है कि उन्होंने देखा कि हमने खराब क्रिकेट खेल के हम ये क्वालिफाई नहीं किया और चैंपियनशिप नहीं जीत सके, इस वजह से उनको अफसोस है। हम क्रिकेटर्स, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें पता होता है ग्राउंड में क्या हम बात को पी जाते हैं, कहते नहीं हो, लेकिन एक देखने वाला जो शौक रखने वाला जो बेचारा अपना काम छोड़ के आता है, नमाजें पढ़ता है, दुआएं करता है, सजदों में झुका होता है, हाजत की नफलें पढ़ रहा होता है, टीम के लिए दुआएं कर रहा होता है, तो उसको जब तो अफसोस होता है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग तो नरमी से जाहिर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उनको ब्लेम नहीं करता, इसलिए यही शायकीन है जो प्लेयर्स को स्टार और सुपरस्टार भी बनाते हैं। मोहसिन हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें दिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा ज़ीशान, अच्छी जो बहुत से अच्छे पहलुओं की तरफ इशारा किया मोहसिन साहब ने भी अपने पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी। पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लेंगे, ओवरऑल जो आप बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से और ये जो दोनों टीम्स हैं इनके हवाले से। बिल्कुल ऐसा जैसे मोहसिन खान साहब ने बताया कि एक्सपेक्टेशंस आप देखिए कि बावजूद इसके कि हम लोग 10 मैच हार के आए थे वर्ल्ड कप में, हम लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी उसके बाद जो एक मोमेंटम बन चुका हुआ था पाकिस्तानी टीम का, हमेशा इसीलिए इसको एक अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है, दुनिया की खतरनाक तरीन टीम जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि इसका मोमेंटम जब ये एक दफ़ा मोमेंटम में आ जाती है उसके बाद इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। मैं लॉर्ड्स में था जब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला गया, और उसमें जो एक जोशो खरोश था शायकीन का वो तो अपनी जगह पे था, लेकिन हम सब की फीलिंग ऐसे थी जैसे वी आर लाइक द वर्ल्ड चैंपियंस, के हमारे वहाँ पे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे। शाहीन आफरीदी ने जिस तरीके से वहाँ पे 6 विकेटें ली और जो बॉल जिस तरह से उनका स्विंग हो रहा था वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम दैट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट के रन रेट वाली जो बात जब मोहसिन हसन खान साहब भी कह रहे थे उसमें खैर बहुत सारे हलकों की जानिब से ये भी बात की जा रही है कि रन रेट का सिस्टम ही ठीक नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि जो बाहमी मुकाबले हैं वो क्या हैं आपस में। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ीशान, हमारे साथ तौफीक उमर साहब मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया तौफीक उमर, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। तौफीक, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से और इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से भी। आप कैसे देखते हैं जो टीम शुरू में मैच हारी लेकिन आखिर में उसका मोमेंटम बहुत अच्छा हो गया था? बिल्कुल भी देखें, पाकिस्तान की टीम जो है, जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो वेस्ट इंडीज का मैच था। जिस तरीके से हम लोग वेस्ट इंडीज से हारे मैच, उसके बाद रन रेट को मेंटेन करना और उसको प्लस में लेके आना जो इतना इजी टास्क नहीं था। फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया वर्ल्ड कप में, और जिस तरीके से वो वेस्ट इंडीज से हारे, फिर इंडिया से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, तो उसके बाद फिर इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करना जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी एफर्ट थी। सब लड़कों ने, बहुत स्पेशली बाबर आजम ने, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग में, और आमिर ने, फिर उसके बाद हारिस का जब इंडक्शन हुई टीम में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ टीम एफर्ट और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इनको साथ साथ अपनी जो रन रेट जो है वो उसको बेहतर भी करना चाहिए था, उसके ऊपर नजर जरूर। लेकिन इसमें तौफीक एक और इसमें तौफीक एक और इसमें पहलू शामिल होता है ना, जैसे आपने रन रेट की बात की है, कुछ हलकों की जानिब से ये बात की जा रही है कि रन रेट सिस्टम ही ठीक नहीं है। यहाँ पे ये मद्देनजर रखना चाहिए, अगर दो टीमों का जो पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं तो रन रेट की बजाय उनका जो बाहमी मुकाबला है, जो आपस का मुकाबला है जो टूर्नामेंट में हुआ हो, उसकी बेस पे क्वालिफाई करवाना चाहिए। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि रन रेट सिस्टम को खत्म करके ये जो एक सिस्टम है कि जिसमें 1 to 1 जो टीम्स का आपस में कंपैरिजन किया जाए कि टूर्नामेंट में उनकी एक दूसरे के खिलाफ कारकर्दगी कैसी रही, इसको देखना चाहिए? देखिए बिल्कुल आप, लेकिन ये मेरे ख्याल 3 से 4 साल पहले ही जो भी फॉर्मेट होता है। जी बिल्कुल। एशिया कप अगर 2012 का तौफीक, एशिया कप जो 2012 का, जिसमें भारत बीच को हमने बाद में भारत से गो के हम मैच हार गए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई कर लिया था इस बेस पे कि उन्होंने जो लीग मैच खेले गए थे बांग्लादेश का और भारत का जो लीग मैच हुआ था उसमें बांग्लादेश ने भारत को चूंकि लीग मैच में शिकस्त दी थी, उनके पॉइंट्स इक्वल थे, तो बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए। देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें ये पॉसिबल भी नहीं है कि अगर हो सकता, इसमें तो ये हुआ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो हैं वो पॉइंट्स जो वो बराबर थे। अगर ऐसा हो कि 3 टीम्स जो हैं वो उनके पॉइंट्स बराबर हो जाए और वो तीनों टीम्स जो हैं वो अपना पूल मैच में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस तरह से हो कि भी वो मैच जीते हों, दूसरी जो हारी हो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा रन रेट का इन्होंने इसलिए किया है कि इन्होंने 4 साल पहले इसको फाइनल कर चुके थे और जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने इस पर एग्री किया था। लेकिन अब आके अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तानी क्योंकि हम बाहर हो गए इस वजह से, रन रेट की वजह से, तो हम सीधे इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि हमारा रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर होता, लेकिन हम लोग मैच हारे होते और हम लोग आज क्वालिफाई करते हो। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। ये 4 साल पहले जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जितने भी वो एडमिट करते हैं तो वो फाइनल कर दिया ICC। तो ये अब का नहीं बना लो, ये 4 साल पहले फाइनल हो चुका था कि जो वर्ल्ड कप होगा 2019 का उसमें ये लॉज हों, तो उसमें सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने एडमिट भी किया था, वो उन्होंने माना भी था। इसमें आई थिंक ये चीज जो ये बहस बनती नहीं। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली ये था कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान वाला मैच था उसमें पाकिस्तान के पास चांस था कि वो अपनी रन रेट बेहतर कर ले, लेकिन उस मैच में
विकेट जो थी वो इतनी सुटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए, स्पेशली स्पिनर्स का बॉल वहां पे ठीक ठाक ब्रेक हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो चेस करने में थोड़ा टोटल चेस करने में मुश्किल पेश आई। और एक टाइम पे तो मैच हार चुके थे वो वाला भी, तो वो एक मैच था, अगर वहां पे हमें विकेट अच्छी मिल जाती तो हमारे पास चांस था कि हम अपनी रन रेट दे सकते। जस्ट क्विकली, चूंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम है, एक अहमदीन से सवाल वो पूछते हैं कि ये बताइएगा कि जब भारत और इंग्लैंड का मैच है तौफीक, आप इसको किस तरह से देखते हैं? भारत एक मौके पे ये मैच जीत सकता था, कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि शायद जानबूझकर ये नहीं जीता गया ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच सके, तो आप क्या समझते हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच हुआ वो तो हुआ, क्या भारत इस वर्ल्ड कप से क्या सबक सीख के जा रहा है तौफीक? देखिए बिल्कुल, अगर तो ये मुझे भी ऐसा उस मैच में देख के ऐसा फील हो रहा था कि जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है, और वो मतलब कोहली और जो है रोहित शर्मा जो दोनों इनफॉर्म बैट्समैन हैं, अगर वो खेल रहे हो 6 रन या 7 रन के एक ओवर में इसकी एवरेज से रन होते हैं, उसमें मैं देख रहा था कि रन रेट जो है वो 4 से 4 रन, लेस देन 4 रन। तो आई थिंक ये चीज जो है वो उस तरह से उस इंटेंसिटी से या उस तरह से वो नहीं खेल रहे थे जिस तरह से इंडिया की टीम बाकी मैचेस खेल रही थी। लेकिन मे भी हो सकता है कि वो उनकी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि ये उनकी मतलब ये हो कि पाकिस्तान को अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका अपना हो जाता है। आपने देखा होगा कि और वो सामने आ भी गया। तौफीक, बिल्कुल हम आखिर में हैं, आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान यकीनी तौर पे कुछ मैच हारा भी है, कुछ जीता भी है, कुछ मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, कुछ में काफ़ी से भी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रही, तो क्या कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी तरफ पाकिस्तानी टीम को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो आइंदा जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उनमें अच्छा कम्पीट कर सकें? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है सबसे जो सेटबैक हुआ, जो सबसे बड़ा वो था फ़खर जमान एक ऐसा बैट्समैन था जो कि पिछले के 2-3 साल से कंसिस्टेंट खेल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप जैसे स्टार्ट हुआ उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनमें पोटेंशियल है, ये इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। आई थिंक एकदम से ये नहीं होना चाहिए कि आप चेंजिंग्स कर दें, कि इसको भी निकाल दो उसको भी कर दो, जो पास में होता है। इस तरह से आपकी टीम कभी भी सेटल नहीं होती। आपको अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको पिछले मैचेस भी जितवाए हैं। तो आई थिंक ये चीज जो है ये करनी पड़ेगी कि आप एकदम से बिल्कुल चेंज ना कर दें। हाँ, जैसे शुएब मलिक चला गया है, हफीज का भी आई थिंक वनडे से अब वो रिटायर हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक कि वहाँ पे आप यंगस्टर्स को इंडक्ट कर सकते हो, बाकी जो आपकी टीम जो है उसमें ज्यादा शफल या ज्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए। जी तौफीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हम मराहिल में हैं, आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, आप क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट पे भी यकीनी तौर पे आपकी एक किताब भी है और वैसे भी ओवरऑल क्रिकेट फ़ैन हैं, उस पर नज़र रखते हैं। हमने देखा जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं काफ़ी लो स्कोरिंग मैच हुए, बनिस्बत जो शुरू के मैचेस थे 300 तक गए, और कुछ ऐसी टीम्स ने भी 300 किए जिनके बारे में ख्याल नहीं किया जाता था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग उनकी। बांग्लादेश ने तो 306 भी किया 40 ओवर में, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मौका आ चुका हुआ था। तो ये क्या आप इसमें पिच का किरदार देखते हैं? आपके ख्याल में विकेट क्या खेल रही थी, या बाद में जो पिच है वो ऐसी आखिर में रखी गई जो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी? बिल्कुल, पिच का तो इसमें किरदार था या, लेकिन मैं समझता हूँ देखिए जब एक प्रेशर गेम आती है, क्योंकि वो ये सेमीफाइनल जो है ये एक प्रेशर गेम है। हमने देखा है कि भारत वाले मैच में जो फैसला हुआ है वो रिजर्व डे में जाके हुआ है, यानी 2 दिनों में उस मैच का फैसला हुआ है। एक इनिंग्स जो है वो न्यूजीलैंड ने 1 दिन खेली और दूसरे दिन जो है वो भारत ने खेली। वनडे मैच था, वो 2 दिन में हुआ, और जो टर्निंग पॉइंट है वो दूसरा दिन ही साबित हुआ। भारत का जो फैसला था, उस पर जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने 230-40 जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा नहीं आजकल के दौर में, जैसे कि आपने बताया कि जहाँ 300 रन की बात की जा रही थी, तो क्रेडिट जाता है उनके बॉलर्स को भी जिन्होंने वो जो कंडीशंस थी उसमें से फ़ायदा उठाया। और दूसरे सेमीफाइनल की हम बात करते हैं तो उसमें आउट क्लास किया है इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को। किसी भी एक लम्हे के लिए महसूस नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया गेम में है। और मैं समझता हूँ कि जो अब ये वर्ल्ड कप है ये इसलिए बहुत दिलचस्प है कि अगर दोनों टीमों के जो माबेन अभी तक वनडे मैचेस खेले गए हैं, 90 खेले गए हैं, जिसमें से 43 न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 41 मैचेस जो है वो इंग्लैंड ने जीते हैं, 2 मैच जो है वो टाई हुए हैं। तो लेकिन अगर हालिया कुछ सिनेरियो की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टीम भरपूर फॉर्म में है। न्यूजीलैंड की टीम को एडवांटेज ऐसा जरूर है कि उनके जो प्लेयर्स हैं ये पिछला वर्ल्ड कप फाइनल खेल के आ रहे हैं, तो दे नो कि वो प्रेशर
गेम में, क्योंकि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में हारे थे, लेकिन जो एक फाइनल का प्रेशर है ये उसे एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल कितना समझते हैं जो होम क्राउड का फायदा इंग्लैंड की टीम को होगा? मैं समझता हूँ कि दैट ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि पहली बात है कि इंग्लैंड की जो टीम है पहली मरतबा बरतानिया में, चूंकि जब ये, क्योंकि वैसे तो 5वां वर्ल्ड कप बरतानिया में जो है होने हुआ है, और इससे पहले कभी भी वो अपने होम ग्राउंड में वो फाइनल में इस अंदाज में नहीं पहुंचे हैं 1975 में, लेकिन इस अंदाज में कि जब ये देखिए कि जो फजा बन चुकी है सारी, कि जहाँ सोशल मीडिया है और सारा जो सिनेरियो सामने है, अब इंग्लैंड को ये वर्ल्ड कप इसलिए भी जीतना होगा कि उनके फैंस की उम्मीदें उनके साथ बहुत बढ़ चुकी है, उनकी अपनी फॉर्म बहुत भरपूर है। ऑस्ट्रेलिया को जिस अंदाज में उन्होंने सेमीफाइनल में शिकस्त दी है, देखिए ना 225 का टोटल 32 ओवरों में कर देना, जबकि भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड जो एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि धोनी और जडेजा जो है वो शायद मैच का 5 पलट देंगे, और लग भी कुछ ऐसी रहा था, हम भी बहुत दुआएं कर रहे थे लेकिन बहरहाल वो अच्छे कंपटीशन थे। नाजरीन, हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के हिस्से में वर्ल्ड कप के हवाले से। यकीनी तौर पे इतवार को इसका फैसला हो जाएगा कि कौन फातेह होगा। पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका भी हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया और कुछ ऐसे मामला देखे कि पाकिस्तानी टीम को किन शोबों में बेहतरी की ज़रूरत है। नाजरीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा आइंदा आने वाले प्रोग्राम भी। इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।